नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग जीएस के बात कर रहे थे अंतरिम सरकार के गठन की, और उसमें यह बताया गया कि कितने लोग जो है मुस्लिम लीग से संबंधित थे, कितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के और कितने अन्य समुदायों से मंत्री का दर्जा उसमें प्राप्त किए हुए थे। उन तमाम बातों के बाद अब थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ती है। अब जो कहानी आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को देखना है कि माउंटबेटन योजना यह आती है और इसका क्या योगदान होता है। तो आज यही से शुरुआत होगी माउंटबेटन योजना से। ठीक, तो माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा सबसे पहली बात है कि इसका जो डेट है माउंटबेटन योजना का वह 3 जून है, 3 जून 1947। यह इसका डेट है जो कई बार पूछा जाता है कि किस तारीख को माउंटबेटन योजना निर्मित हुई। तो माउंटबेटन ने यहाँ से एक प्रस्ताव बना करके भेजा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उससे जो है पास किया। और कब पास किया तो 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश होता है। संसद में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, और इसके बाद 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। ठीक, तो जब यह पास होता है और इसका टाइमिंग देखिए 4 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई, मतलब 2 सप्ताह से भी कम का टाइम लगता है। तो नॉर्मन डी पापर कहता है कि ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में पास हुआ। तो प्रश्न उठता है कि इतनी क्या जल्दबाजी थी इंग्लैंड को, क्यों वहां की पार्लियामेंट ने जैसे बिल आया और तुरंत जैसे उसके लिए तैयार बैठी थी कि ठीक है भेजो और हम इसको पास करते हैं, यहां से उसी को कानून बना दिया जाएगा। इसमें कहीं कहीं कोई राजनीति जरूर है। राजनीति क्या है कि कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के काफी क्लोज थे, जो यह चाह रहे थे कि भारत का विभाजन किसी भी रूप में हो, हम जाते जाते ऐसे छोड़ करके नहीं जाएंगे कि एक शांत भारत हो। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का जो अंतिम परिणाम रहा, जो अंतिम कील ठोकी गई, वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और हमने कहा कि 4 जुलाई 1947 को देखिए तारीख है जब संसद में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है, और 18 जुलाई 1947 को इसे पास कर दिया गया। इसके पीछे जो मूल कारण यह था कि कहीं न कहीं कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य उन्होंने यह क्लियर भी कर दिया था कि ठीक है भारत का विभाजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से ही कहीं न कहीं उसका एक समर्थन वहां जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं जो उनके सहमति किसी मामले में मिल जाती है तो आगे की कार्रवाई आसान हो जाती है। वही चीज करीब यहाँ पर दिखे। तो उसी को आधार बना के नॉर्मन डी पापर कहता है कि ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में पास किया गया हो। तो यह कितनी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप इसी से समझ सकते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन हुआ, भारत विभाजन। और यह हुआ कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनेगा और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान जो नाम है इसे चौधरी रहमत अली, जो कि ग्रेजुएशन के छात्र थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और वह भारतीय मूल के थे, उसमें उन्होंने नाम दिया हुआ था कि जो नया मुल्क बनेगा उसका नाम होगा, मुसलमानों के लिए जो नया मुल्क बनेगा उसका नाम पाकिस्तान होगा। यह चीज़ जो है यहाँ पर दिखाई देती है। तो भारत का विभाजन होता है, और भारत का विभाजन जब हो गया तो आगे क्या क्या होता है, उसमें पहला काम जो होता है रेडक्लिफ लाइन के द्वारा, रेडक्लिफ लाइन के द्वारा
भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा का सीमांकन किया गया, सीमांकन किया गया। ठीक, एक तो यह बात हो गई। और दूसरी बात यह थी कि 1858 का जो चार्टर है, ठीक, तो 1858 के चार्टर द्वारा स्थापित ब्रिटिश संप्रभुता, ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त घोषित की गई, समाप्त घोषित की गई। ठीक, और तीसरा, भारत डोमिनियन का प्रशासन संविधान बनने तक, संविधान बनने तक भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक, तो यह सारी बातें वहां पर होती हैं। और इन्हीं के साथ जो लास्ट पॉइंट है वह है देशी रियासतों का भी मैटर यहां पर था। देशी रियासतों को अधिकार प्रदान किए गए, अधिकार प्रदान किए गए। अधिकार प्रदान किए जाने का मतलब यहाँ पर यह था कि यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज़ादी के बाद भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। एनसीईआरटी 565 बताता है और कुछ ऑथेंटिक किताबें भी उसमें बताती हैं तो 562 बताती हैं। यह कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। कुछ छोटी रियासतें जिसको एनसीईआरटी ने काउंट किया और कुछ बड़े राष्ट्रों ने उसको नहीं काउंट किया। कुल मिलाकर के जो फैक्चुअल डिटेल अगर हम देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 562 से 565 तक करीब देशी रियासतें थी। लेकिन एनसीईआरटी का फैक्ट है, क्लास 12 एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे समसामयिक भारतीय राजनीति, तो उसमें 565 देशी रियासतों का जिक्र किया गया है। हमने कहा कुछ बड़े राष्ट्रों को देखेंगे तो उन्होंने 562, तो एनसीईआरटी हल्की नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि वह गलत डाटा है। दोनों में ही डिफरेंस आपको मिलेगा। 3 देशी रियासतों का संख्या में डिफरेंस वहां पर दिखाई देगा जब आप देखेंगे तो। ठीक, आगे अगर हम देखते हैं तो अब जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, इधर भारत पहले से था ही, और मामला क्लियर हो गया, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा बाउंड्री का विभाजन हो गया, तब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या होता है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 389 के स्थान पर 299 रह गए। कितनी रह गए? 299, जो कुल उस पे टोटल सदस्य थे। और इसमें से जब 26 नवंबर को संविधान बनता है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर होता है, तो करीब 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो कुल मिलाकर के भारत विभाजन के पश्चात जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वह 299 थी। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वह है कुल मिलाकर के 389 थी। ठीक, तो यह डिफरेंस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक शुरू होता है
संविधान सभा। शुरुआत किसकी होती है? संविधान सभा की। अब यहाँ पे चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, अब जब संविधान सभा की बात आती है तो इसका गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसका गठन हुआ, संविधान सभा स्थापित हो गई। तो हमने कहा इस गठित संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389। ठीक, लेकिन 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा साहब। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह चार्ज संभाल लेते हैं। ठीक, और उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। यह अध्यक्ष हो गए, इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को निर्वाचित किया गया। तो दोनों नाम याद रखिए। कभी कभी अध्यक्ष तो पूछा ही जाता है, कभी कभी उपाध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जब उपाध्यक्ष का नाम पूछे तो कम से कम आपके पास ये आंसर रहे कि यहाँ कौन थे उपाध्यक्ष। और यह टेक्निकल चीज है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि कौन उपाध्यक्ष हुए थे संविधान सभा के। तो ध्यान रखिएगा, एस.सी. मुखर्जी साहब जो है संविधान सभा के क्या बनाए गए, जो है उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने में क्या क्या चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रस्तावना जिसे आप जानते हैं कि उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका। ठीक, को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो पहली जो चीज प्रस्तुत की गई थी वह थी संविधान की प्रस्तावना। और जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक, साथ ही साथ 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास किया गया। ठीक, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस तारीख को इसको पास किया गया। तो आप देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को जो है संविधान सभा के द्वारा इसको सीधे सीधे पास किया जाता है और इसमें कहीं कोई गतिरोध भी नहीं होता है।
और BN राव साहब, BN राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार, विधिक अथवा कानूनी सलाहकार नियुक्त किया जाता है। ठीक, नियुक्त किया गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य अभी बताया था आपको कितने थे, 299, ठीक, जिसमें 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांत के, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से लिए गए, और इसके अलावा जो है 70 रजवाड़ों से, 70 रजवाड़ों से, रजवाड़ों का मतलब देसी रियासतों की बात हो रही है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, देसी रियासतों से। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रस्तावना उद्देशिका को पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को इसे पास भी कर दिया जाता है बिना किसी गतिरोध के। BN राव साहब को इसका कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर जिसे कहते हैं, उसे नियुक्त किया गया, जो बड़े सम्रांत व्यक्ति थे, ब्यूरोक्रेट माने जाते थे इंडिया के थे। और अगला मामला है कि कुल सदस्य अगर हम देखते हैं तो कहाँ से भारत में बसते हैं अब, क्योंकि पहली जो संख्या है 389 के थे, 389 299 पे आया, तो कहाँ से कितने थे, कह रहा है 229 यहाँ देख रहे हैं, वह ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे, और बाकी जो 70 सदस्य थे वह देसी, जो रजवाड़े थे हमारे, देसी रियासतें थी, वहाँ से उनको नियुक्त किया गया। और उनके नियुक्ति के आधार क्या था, 10 लाख की आबादी पर एक, 10 लाख की आबादी पर एक। तो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, संविधान सभा के सदस्यों को 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य के अनुपात में मतलब 1 प्रोपोर्शनेट टू 10 लाख के आधार पर निर्वाचित किया जाता है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से निर्वाचित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से निर्वाचित किया गया, और इसका आंसर ध्यान दीजिए, यह बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। जनरली मराठी लोग या महाराष्ट्र के तरफ लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन वह बिल्कुल गलत होगा। इनका जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, वह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। ठीक, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी ध्यान से देखेगा। और 26 नवंबर को जो है, 26 नवंबर 1949 को अगर हम देखते हैं, संविधान बन के तैयार होता है। संविधान
बनकर तैयार हुआ। ठीक, ये अभी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रोविजन इसके तभी से लागू कर दिए गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 तो आप जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन जो है इसे लागू किया गया भारत के संविधान को। अच्छा, उसका कारण क्या था? तो हमने बताया था लाहौर अधिवेशन जो 1923 का हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसी दिन निर्धारित कर दिया गया कि यदि भारत आजाद होगा तो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वह कब मनाया जाएगा। तो संयोग से भारत जो है आजाद हो गया। कब? 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त की मध्य रात्रि माना जाता है। और आप देखिए कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि जैसे रात के 12 बजते हैं, 15 अगस्त का डेट शुरू होता है। और उसी दिन जो है संविधान भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि उस समय अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष की हैसियत से थे और अब प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लोगों को जो है, आम जनता को जो है वहाँ से संबोधित किया, भारत को संबोधित किया कर सकते हैं। और तमाम वादे किए गए उस समय भारत सरकार के द्वारा, जो नेहरू जी की सरकार थी, पहली सरकार। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि कुछ लोग कभी कभी प्रश्न उठाते हैं कि पाकिस्तान अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाता है। वह कहता है कि हम भारत से पहले आज़ाद हुए। यह कैलेंडर का मामला है और लॉन्गिट्यूड का मामला है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो आप जानते हैं एक देशांतर में 4 मिनट का समय होता है। तो अगर हम भारत और पाकिस्तान के मध्य टाइम का डिफरेंस देखें तो जब रात के भारत में 12 बजते हैं तो पाकिस्तान में उसमें 11:30 हो रहे थे। तो 11:30 हो रहे थे मतलब वो 14 की रात का 11:30 बज रहा था। और भारत में उस समय 12 बजते ही क्या हो गया? 15 अगस्त हो गया। तो वह कैलकुलेशन उस वजह से है, वह देशांतरीय जो मामला है उसकी वजह से। इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान जानबूझ करके कोई स्वतंत्रता दिवस अपना जो है 14 अगस्त को मनाता है। उसके कैलेंडर में ही, उसके घड़ियों में उसमें 14 अगस्त ही था और हमारे घड़ी में 15 अगस्त हो चुका था। वो आधे घंटे का जो डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, जब हम काउंट करते हैं उसको देशांतर के हिसाब से, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक, ये तमाम अफवाह उड़ाए जाते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं उसमें, तो उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान न जाए। खैर, जब भारत यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाता है, इससे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, तो उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और कुल 284 सदस्यों ने, यह फैक्ट है, सदस्यों ने वर्तमान भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। वर्तमान भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने। ठीक, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि इतने लोग थे जो उन्होंने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया। और आज हमारे पास जो संविधान है उस पर वास्तव में यही सारे लोग थे जो हस्ताक्षर किए हुए थे। फिर कुछ ऐसे उपबंध कभी कभी पूछे जाते हैं कि जो संविधान बनते ही लागू हो गए थे, अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना तो कौन कौन से उपबंध लागू हुए थे। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा एक जानकारी यहाँ पे रखिए। तो एक हेडिंग बना सकते हैं 26 नवंबर 1949 से संविधान के लागू किए गए प्रमुख उपबंध कौन कौन से थे भैया, इसको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। पहली बात है नागरिकता का प्रावधान। तो नागरिकता लागू कर दी गई।
नागरिकता, इसको लागू कर दिया गया। दूसरा, अस्थायी संसद, अस्थायी इसलिए कहा जा रहा है कि उस समय निर्वाचन नहीं हुआ था। अस्थायी संसद का गठन किया गया। ठीक। तीसरा, तमाम संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए। संक्रमणकालीन उपबंध इन्हें लागू कर दिया गया। ठीक है ना। तो यह सारी बातें जो है तीनों, नागरिकता की बात करें, चाहे अस्थायी संसद का गठन की बात करें या संक्रमणकालीन उपबंध, यह तीनों बातें जो है 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाती हैं। तो यहाँ से संविधान कुछ हद तक काम करना शुरू करता है, लेकिन अंतिम रूप से जो बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को वास्तव में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। और उसके लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है, जिसे कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, कि वर्षों पहले हमने भाग्यवधु से मिलने का वादा किया जाता, तो अंग्रेजी में उसी को ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। भाग्यवधु को ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। भाग्यवधु कौन की? आजादी थी हमारी। ठीक। तो उन्होंने कहा कि आज जाकर के वह कहीं कहीं पूरा होता है, और यहाँ से सारी चीजें लागू हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, जो जनरली पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी वो बड़े थकाऊ होते हैं। थकाऊ इस सेंस में होते हैं कि हम ऐसे उपबंधों को ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वह होते बड़े महत्वपूर्ण हैं और संविधान से संबंधित हैं। सबसे पहली चीज ये है कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया, आप ये देख सकते हैं, यह इसका बॉर्डर है। हर पेज पर क्या बना है? यह बॉर्डर। तो जो यह डिजाइन है किनारे किनारे जिसे आप देख रहे हैं, ठीक, इस डिजाइन को कौन तैयार किया? अगर हम कहें कि डिजाइन को तैयार किया नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने इस डिजाइन को तैयार किया। और कहां पर यह डिजाइन तैयार हुआ था? नंदलाल बोस ने जो बनाया था, इसको भी आपको ध्यान देना है। यह डिजाइन तैयार हुआ शांति निकेतन में। शांति निकेतन, आप जानते हैं शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने किया था। तो वही शांति निकेतन में नंदलाल बोस साहब के नेतृत्व में हर पेज पर डिजाइन तैयार किया गया। और ये डिजाइन की खास बात है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारी धरोहरें हैं, उन सब के फोटो यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक, यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? संविधान देहरादून से प्रकाशित किया गया। कहां से? देहरादून से प्रकाशित किया गया। देहरादून मतलब यूपी, उस समय हुआ करता था उत्तर प्रदेश। आज उत्तराखंड है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तो वहां के प्रकाशन से इसको प्रकाशित किया गया। और तीसरी बात, संविधान हमारा हस्तलिखित है, हस्तलेखन शैली में है। हस्तलेखन शैली मतलब भले वो प्रिंटेड कॉपी है, लेकिन हाथ से लिखा गया। तो हाथ से लिखने का काम कौन किया था? तो कैलीग्राफी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियोग्राफी। तो हस्तलेखन संविधान का किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया। ठीक, हस्तलेखन जो संविधान का है। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों एक फैक्ट। चाहे हम बात करें कि इसका डिजाइन कहाँ तैयार किया गया, कौन किया? नंदलाल बोस ने किया। और कहाँ पे? शांति निकेतन में होता है। कहाँ से संविधान की कॉपी निकाली गई? प्रिंटेड कहाँ से हुआ? प्रकाशित कहाँ से हुआ? तो देहरादून के प्रकाशन से। हस्तलेखन, हस्तलेखन किसने किया? तो हस्तलेखन जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया।
ये सारी बातें हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब कल बात हम लोग करेंगे अगले क्लास में संविधान सभा में कौन कौन से प्रमुख समितियां थी, कौन किस कमेटी के चेयरमैन थे, इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने कहा जो संविधान में आपके पूछे जाते हैं और आजकल एक क्वेश्चन भी उठाए जाने लगे हैं, तो इसको पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।